हेलो रॉक स्टार्स। तो कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी, ज़बरदस्त चल रही होगी। और आगाज के इस सीरीज में हम आपके लिए लेके आए हैं आज एक नया चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण, यानी केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन की बात करने वाले हम लोग। पहले की जैसे मैं कि हमेशा बोलता हूँ कि भैया कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हम उस चैप्टर में क्या सीखेंगे ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले हम जानते हैं कि चैप्टर बोल क्या रहा है हमसे या उसमें सीखेंगे क्या। फिर जब हम सीख जाएंगे तो हम डेफिनेटली जो भी नीट में या जिस तरह से भी आप जो भी एग्ज़ाम देंगे उसका आंसर करने में बहुत आसानी होगी आपको। चलिए हम चैप्टर का नाम पहले लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में इसमें हम क्या सीखेंगे। क्या सीखने की बात पे आए तो जैसे कि चैप्टर का नाम लिख दें रासायनिक रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ और इसमें हम क्या जानने वाले हैं सर जी? इस बात को जानना बहुत जरूरी है। अब इसके पहले चैप्टर में या इसके जस्ट प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में, कि तंत्रिकीय नियमन कैसे होता है और समन्वय कैसे होता है। और समन्वय का चर्चा जब हम कर रहे थे तो हम बोल रहे थे कि जब समन्वय मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट करना। कोऑर्डिनेशन एक नॉर्मल टर्म है, समन्वय एक नॉर्मल टर्म है। जैसे हमें ही कोई फंक्शन अलॉट किया गया और हमारे रिस्पेक्टिव अंदर में जितने काम करने वाले हैं, जो भी हमें मैसेज दिया गया, इस मैसेज को हम दूसरे तक कन्वे करें, यानी किसी भी मैसेज को हम दूसरे तक कन्वे कर रहे हैं, उससे सुचारू रूप से कराने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे पास सामंजस्य बना हुआ है, समन्वय बना हुआ है। यानी कहीं ना कहीं रासायनिक समन्वय बोल रहे हैं। तो इस समन्वय को बनाने के लिए जहां हम तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका का जिक्र करते थे, वहां पे इसी चैप्टर में हम रसायन का जिक्र करेंगे। यानी हमारे शरीर में कुछ रसायन ऐसे तो हैं जो हमारे शरीर में समन्वय बनाते हैं, समन्वय करते हैं और एकीकरण करते हैं। एकीकरण मतलब क्या होता है? एकीकरण का मतलब होता है इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेट करना किसी चीज को। एकीकरण मतलब एक हो के काम करने की ताकत कहते हैं एकीकरण। जैसे एकीकरण हो गया, एक नॉर्मल टर्म ही है। यानी हम किसी ऐसे रसायन के बारे में पढ़ने वाले हैं जो रसायन कोई ना कोई मैसेज अपने पास रखता है और उस मैसेज को कन्वे करता है, और जिससे कि इंटीग्रेशन बना हुआ है, एकीकरण बना हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं अपने बॉडी की, ह्यूमन फिजियोलॉजी के तहत पढ़ रहे हैं हम। यानी हमारे शरीर में कोई ऐसे रसायन हैं जो क्या करते हैं, कोई मैसेज रखे हुए हैं और उस मैसेज को किसी दूसरे अंग के लिए, किसी दूसरे जगह के लिए, जो भी मैसेज है उसको कोऑर्डिनेट करते होंगे और उससे एक सामंजस्य की पोजीशन, सामंजस्य की अवस्था बनी होगी। अब हमें इस चैप्टर में इसी के बारे में जानना है कि वो कौन से रसायन हैं जो समन्वय बना के रखते हैं और एकीकरण में मदद करते हैं। बहुत नॉर्मल बात करें तो हमारे यहाँ अंग जो होते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे रसायन भी बनाते हैं, बहुत सारे रसायन हमारे यहाँ बनते हैं। जैसे कि पढ़ा होगा आपने, जो लार ग्रंथियाँ होती हैं वो लार बनाती हैं। जो आपके यहाँ अग्नाशय है उससे अग्नाशयी रस निकलता है। जब हम पेट की बात करते हैं, अमाशय की बात करते हैं, तो अमाशयी रस निकलता है वहाँ से। लीवर से बात करते हैं यानी यकृत से बात करते हैं तो हम देखते हैं वहाँ से बाइल निकलता है, पित्त निकलता है। तो बहुत तरह के रसायन हमारे शरीर में बनते हैं, बहुत तरह के। उन्हीं रसायनों को पहले हम जान लें कि भैया रसायन कौन है और इस चैप्टर में हम किस रसायन के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके काम करने का तरीका क्या है। तो मान लीजिए कि हमारे यहाँ रसायन की बात अगर हम करें, जैसे मान लीजिए हम अंग की बात करें, हमने एक टर्म लिख दिया, अंग लिख दिया। यहाँ भाई क्या लिख दिया? अंग लिख दिया, ऑर्गन लिख दिया। हम बोल रहे हैं कि ये कोई ऑर्गन है, कोई अंग है। बहुत ध्यान से समझिएगा, कोई ऑर्गन या अंग बोल रहे हैं। ये अंग किसी तरह का केमिकल बनाता है। क्या बनाता है भैया? कोई केमिकल या कोई रसायन बनाता है। अच्छी बात है। अब ये रसायन, जहां तक हमने सर चैप्टर का नाम सुना है, ये रसायन कोई मैसेज रखता होगा अपने पास और किसी
दूसरे अंग से सामंजस्य बनाता होगा, एकीकरण करता होगा उसका। अच्छी बात है। अब ये रसायन जो है, सिंपल सी बात है, जहाँ पे बना है, जिस अंग में बना है, वहाँ से कोई मैसेज लेके किसी दूसरे अंग को देना इसका काम है, जो भी व्हाटएवर। अब जिस अंग को ले जाना है, जिस अंग को इस रसायन को, जिस अंग तक इस रसायन को ले जाना है, जैसे मान लीजिए हमने बना दिया, यही वो अंग है जहाँ तक उस रसायन को ले जाना है। बनने वाली इस रसायन की जगह कोई और पहुंचने वाली जगह कोई और है। अब जहां भी, जिस अंग में भी ये रसायन बन रहा है और जहां पे भी इसे पहुंचाना है, तो जहां पहुंचाना है उसे हम नाम दे देते हैं लक्ष्य अंग, टारगेट आर्गन। क्या बोलते हैं भैया? लक्ष्य अंग। यानी यही टारगेट है, यहीं पे इस रसायन को पहुंचाना है। अब हमारे पास जरिया क्या है? सिंपल सी बात है, एक जरिया तो चाहिए ही। ऐसा तो होगा नहीं कि हमने कोई रसायन बनाया होगा और फेंक दिया होगा कि ले ले भाई रोक ले। कोई जरिया हमने इस्तेमाल किया होगा इस रसायन को अपने लक्ष्य अंग तक पहुंचाने का। अब ये जरिया कैसा है, किसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि भैया जो भी रसायन हमने अंग में बनाया है, जिस भी रिस्पेक्टिव अंग में बनाया है, उस रसायन को हम अपने लक्ष्य अंग तक कैसे भेजें। तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि जो भी रसायन हमने बनाया है उसको लक्ष्य अंग तक पहुंचाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करें। तो भैया हमने किसी पाइप का इस्तेमाल कर लिया। किसका? पाइप का इस्तेमाल कर लिया। यानी ऐसे अंग जो कोई रसायन बनाते हैं और उस रसायन को अपने लक्ष्य अंग तक पहुंचाने के लिए किसी पाइप का या किसी ट्यूब का या किसी कैनाल का इस्तेमाल करते हैं या डक्ट का इस्तेमाल करते हैं, नलिका बोल सकते हैं आप। अगर नलिका के माध्यम से लक्ष्य अंग तक अपने रसायन को पहुंचा रहे हैं तो ऐसे अंग को हम बहिर्स्रावी ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? अगर ये नलिका का इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं? नलिका का। नलिका का इस्तेमाल से अपना जो भी रसायन इन्होंने बनाया है उस रसायन को अगर ये लक्ष्य अंग तक भेजते हैं तो ऐसे अंग को हम क्या बोलते हैं भैया? बहिर्स्रावी ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलेंगे इन्हें? बहिर्स्रावी ग्रंथि। क्या बोलते हैं? बहिर्स्रावी ग्रंथि। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भैया? तो अंग्रेजी में इसे एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। चलो भैया, बात बिल्कुल सही है, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। यानी ये ऐसे अंग हैं जो कोई रसायन बनाते हैं और उस रसायन को अपने लक्ष्य अंग तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी डक्ट या नलिका का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे अंग को हम बहिर्स्रावी ग्रंथि या एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। बहुत क्लियर है। अब याद करिए कि ऐसे कौन से ग्लैंड हैं, ऐसे कौन से अंग हैं। अगर उदाहरण याद करना हो, आपके जहन में एक चीज़ दौड़ानी हो कि चलो भैया सोचते हैं ऐसा कौन है भैया, तो ऐसा सोचने के लिए अगर हम कहें तो आप बहुत सिंपली सोच सकते हैं कि ऐसे कौन लोग हैं। रुको भैया, इनको हम थोड़ा सा ऊपर कर लें ताकि आपको उदाहरण भी हम दे सकें। हमने इनको ऊपर कर लिया ताकि इनके एग्जाम्पल्स भी आपको बता सकूं मैं। अब आप सोचना चाहते हैं अगर कि ऐसे कौन कौन से अंग हैं हमारे अंदर, तो जरा याद करिए। उदाहरण के लिए क्या क्या लिख सकते हैं आप? जैसे लार ग्रंथियाँ हो गई आपके यहाँ, हम केवल कुछ उदाहरण लिख देते हैं ताकि रिकॉल कर सकें आप। लार ग्रंथि हो गई। देखिएगा, लार ग्रंथि हम 3 तरह के पढ़ते हैं अपने ओरल कैविटी में, अपने मुख गुहा में पढ़ा होगा। पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। ये जो भी सिक्रेशन है, जो भी लारे बनाते हैं, उसको मुख गुहा तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी डक्ट या नलिका का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पैरोटिड ग्लैंड से स्टेंसन्स डक्ट निकलती है, ठीक है। वही हमारे यहाँ डक्ट ऑफ रिविनस निकलती है सबलिंगुअल से। सब मैंडिबुलर से हमारे यहाँ वाटन्स डक्ट निकलती है। तो ये डक्ट्स हैं जिनके माध्यम से, ये नलिकाएं हैं जिनके माध्यम से जो भी ये लार ग्रंथियाँ लार बनाती हैं वो मुख गुहा में भेजती हैं। वैसे ही हमारे यहाँ अग्नाशयी रस हो गया, अग्नाशय हमारा हो गया, अग्नाशय हो गया। अग्नाशय को हम 2 जगह पढ़ेंगे क्योंकि इसका कुछ हिस्सा तो एक्सोक्राइन की तरह काम करेगा, यानी डक्ट के माध्यम से अपने सिक्रीशन को भेजेगा, और कुछ हिस्सा किसी और तरीके से भेजेगा। और भी बात कर लें भैया तो बहुत सारे ऐसे अंग हैं, लेकिन हम अभी 2 का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे। उदाहरण ऐसे याद करिएगा। फिर हम बोलें कि भैया और भी कोई तरीका है क्या कि कोई अंग अगर कोई रसायन बना रहा है, और रसायन अगर बना रहा है तो अपने लक्ष्य अंग तक पहुंचाने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल कर सकता है। हमने बोला कि भैया एक तरीका और है। क्या तरीका है भैया? तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ रक्त का संचार, रक्त को हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, संयोगी ऊतक कहते हैं। और संयोगी ऊतक कहने का मतलब यह है कि ऐसा ऊतक जो हमारे शरीर में एक से ज़्यादा अंगों को जोड़ के रखता हो,
उनके स्थान में परिवर्तन किए बगैर। चलो भैया, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि उनके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं करते हुए भी जोड़े रहता है। तो इस रक्त को हम माध्यम की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक ऐसा इंसान है जो हर शहर में घूमता है, तो मान लीजिए उसे कभी कलकत्ता जाना है और आपको पता चला कि नहीं ये भैया कलकत्ता भी जाते हैं। आपने कहा कि भैया ये हमारा सामान है, कलकत्ता पहुंचा देना, ठीक है। तो हम या तो एक माध्यम ये हो कि हम डायरेक्ट कलकत्ता यानी नलिका बनाएं एक, तब तो हम बहिर्श्रावी हो गए, या तो कोई कलकत्ता जा रहा हो, अगर पता है कि ये जाते हैं भैया, बड़ी सिंपल भाषा में समझिएगा, तो हमने उसको ही दे दिया। तो यहाँ कुछ अंग ऐसे होते हैं जो अपने द्वारा बनाए गए रसायन को किसके माध्यम से, तो भैया रक्त के माध्यम से। किसके माध्यम से, रक्त के माध्यम से, क्योंकि रक्त का संचार तो हर जगह होता है। तो रक्त के माध्यम से अपने द्वारा बनाए केमिकल को अगर ये क्या करें, अपने लक्ष्य अंग तक भेजें, इनका तरीका अलग हो गया। तो ऐसे अंग को हम बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। ऐसे अंग को क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या बोलते हैं भैया, अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। हिंदी में, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भैया इसे, अंतःस्रावी ग्रंथि हमने बोल दिया। मान लो, चलो आप इधर चलो, आप नहीं आप चलो, क्या बोलते हैं भैया, अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। अब इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भैया, तो अंग्रेजी में बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। यानी कुछ अंग हमारे यहाँ ऐसे हैं जो अपने यहाँ रसायन बनाते हैं और लक्ष्य अंग तक उस रसायन को पहुँचाने के लिए ब्लड का इस्तेमाल करते हैं, रक्त का सहारा लेते हैं, रक्त के माध्यम से उस एंजाइम को पहुँचाते हैं लक्ष्य अंग तक। अब कौन कौन से ऐसे अंग हैं, चलो इसका तो हम जिक्र करेंगे, इन दोनों का अलग से जिक्र करेंगे। लेकिन अगर हम जानना चाहें उदाहरण के तौर पे कि अंतःस्रावी ग्रंथियां या बहिर्स्रावी ग्रंथियां जो भी रसायन बना रही हैं उन नेचर वाइज कैसे हैं, तो हम अपने यहाँ बहुत सारे केमिकल्स का जिक्र सुनते हैं। जैसे आपने केमिकल के नाम पे हार्मोन सुना होगा, केमिकल के नाम पे आपने एंजाइम सुने होंगे। तो जो बहिर्स्रावी ग्रंथियां रसायन बनाती हैं उन्हें ही हम बेसिकली एंजाइम बोल रहे होते हैं। क्या बोल रहे होते हैं, एंजाइम बोल रहे होते हैं। क्या बोल रहे होते हैं, एंजाइम बोल रहे होते हैं। और एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है, बहुत सारी चीज़ों में मदद करता है। लेकिन जो अंतःस्रावी ग्रंथियां रसायन बनाती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं भैया, इन्हें हम हार्मोन बोलते हैं। और चूंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं किसका, कि ऐसा कोई रसायन जो कोई मैसेज रखा हुआ है, तो हार्मोन ही है जिसके पास एक मैसेज है, जो किसी मैसेज को एक अंग से दूसरे अंग तक कन्वे करने का काम करता है। तो हार्मोन की परिभाषा दी गई, हार्मोन की क्या की गई, परिभाषा दी गई। यानी सिंपल सी बात है कि बहिर्स्रावी ग्रंथि ऐसे अंग हैं जो कोई रसायन बनाते हैं और उस रसायन को अपने लक्ष्य अंग तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी डक्ट या नलिका का इस्तेमाल करते हैं, और उन्हें हम बोलते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथियां। और इनके द्वारा जो बनाया हुआ रसायन है बेसिकली वो क्या होते हैं, एंजाइम्स होती हैं। वहीं हमारे पास दूसरे तरीके का अंग है जो रसायन तो बनाता है, लेकिन इस रसायन को अपने लक्ष्य अंग तक पहुंचाने के लिए किसी डक्ट या नलिका का सहारा न लेते हुए बल्कि ब्लड के माध्यम से इसे अपने लक्ष्य अंग तक पहुंचा देता है। ऐसे अंग को हम अंतःस्रावी ग्रंथि के कैटेगरी में रखते हैं और इनके द्वारा बनाए केमिकल को हम हार्मोन बोलते हैं। अब यानी इस चैप्टर को जब हम पहले ऐसे नहीं पढ़ते थे तो हम इसको नाम देते थे एंडोक्राइन सिस्टम बोलते थे, अंतःस्रावी तंत्र बोलते थे। अब तंत्र कभी भी हम बोलेंगे तो इकलौता तो होगा नहीं, बहुत सारे होंगे, या जुड़ के काम करते होंगे, मिल के काम करते होंगे, इनका एक कोऑर्डिनेटेड फंक्शन होता होगा। चलो भैया हम जानते हैं, यानी इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हमारे शरीर में ऐसी कौन से अंग या कौन सी ग्रंथियां हैं जो अपना रसायन बनाती हैं, और जो रसायन बनाती हैं जिसे कि हम हार्मोन बोलते हैं, वो हार्मोन कैसे हमारे यहाँ समन्वय करता है। अब कहोगे कि सर जी जब हमारे यहाँ न्यूरल कोऑर्डिनेशन था ही तो केमिकल कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों पड़ी, या न्यूरल कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन में डिफरेंस क्या है सर, यानी तंत्रिकीय समन्वय और रासायनिक समन्वय में डिफरेंस क्या है जरा बताइए, और जरूरत ही क्यों थी जब हमारे पास एक तरह का समन्वय सिस्टम था, कोऑर्डिनेशन सिस्टम था कि हम तंत्रिका के माध्यम से कोऑर्डिनेट कर लेते थे, तो अभी इसकी जरूरत क्या पड़ी। तो हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे अंग हैं जहाँ पे न्यूरल कोऑर्डिनेशन हम नहीं कर पाते, तो वहाँ पे हम रासायनिक कोऑर्डिनेशन यानी रसायन के इस्तेमाल से कोऑर्डिनेशन करते हैं, किसी चीज़ का मैसेज साझा करते हैं। पहली बात, डिफरेंस क्या है सर जी, अंतर क्या है, तो न्यूरल कोऑर्डिनेशन जो होता है, तंत्रिकीय समन्वय जो होता है वो थोड़ा तेजी से होता है,
और उसका इफेक्ट जो है बहुत समय तक नहीं रहता। ये सवाल पूछे जाते हैं आपसे। जबकि रासायनिक समन्वय धीमे होता है और उसका इम्पैक्ट जो है, उसका प्रभाव जो है लंबे समय तक बना रहता है। ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है कि हमारे यहाँ तंत्रिकीय कंट्रोल है, तंत्रिकीय कोऑर्डिनेशन है, न्यूरॉन्स के माध्यम से हम कोऑर्डिनेट कर लेते हैं चीज़ों को। लेकिन जहाँ पे नहीं कर पाते हैं वहाँ पे हमारे यहाँ खुदा ने क्या बनाया, रसायन बनाया कि भैया रसायन के माध्यम से तुम कोऑर्डिनेट कर लेना। लेकिन दोनों के काम करने के तरीके में थोड़ा डिफरेंस है। जहाँ हम तंत्रिकीय कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, हम बोलते हैं कि भैया ये थोड़ा जल्दी होता है और इसका प्रभाव जो है बहुत कम समय के लिए होता है। वही अगर हम जहाँ केमिकल कोऑर्डिनेशन करते हैं वहाँ देखते हैं कि भैया ये थोड़ा धीमे होता है और धीमे होने के साथ साथ इसका प्रभाव देर तक बना रहता है। तो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। लेकिन पहले हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा बनाया हुआ जो रसायन है, जो केमिकल है, जिसे कि हम हार्मोन बोलते हैं, थोड़ा हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं, क्योंकि ये परिभाषा पूछा भी जाता है। और परिभाषा जब हम जान जाएंगे थोड़ा कि ये हार्मोन एग्जैक्टली क्या है, तब हमें इसके कार्य प्रणाली पे भी थोड़ा सा पता लगने लगेगा हमें कि बेसिकली ये कार्य कैसे करता होगा, किस कार्य के लिए रसायन बनाया गया है। तो हेडिंग डालेंगे अगला हार्मोन। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत प्यार से हम पढ़ रहे हैं। अगला हेडिंग डालते हैं भैया हार्मोन। हम जानना चाहते हैं कि भैया ये हार्मोन भाई साहब हैं कौन और इनका काम क्या है। हमने हेडिंग डाला हार्मोन। क्या हेडिंग डाला? हार्मोन हेडिंग डाला। चलो भैया डाल दिया हेडिंग। अब हार्मोन क्या है, तो हार्मोन के बारे में कुछ बातें जो परिभाषा दी गई, मॉडर्न जो परिभाषा दी गई, तो मॉडर्न परिभाषा में बताया गया कि हार्मोन ऐसे रसायन हैं जो हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में स्रावित होते हैं। कुछ अपवाद हैं इसके, जैसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन HCG, जो कि हमारे यहाँ प्लेसेंटा या अपरा से स्रावित होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। लेकिन जनरली हार्मोन्स के बारे में देखें तो हम बोलते हैं कि वो क्या होते हैं, बहुत ट्रेस अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में स्रावित होते हैं। दूसरी बात भैया, चलो भैया बता दिया आपने कि कम मात्रा में स्रावित होता है, मान लिया। कुछ अपवाद होंगे, ये भी मान लिया। इनका कार्य क्या होता है भैया? हम बोलते हैं कि हार्मोन जो है, ये जो रसायन है, ये पोषण नहीं प्रदान करते। ऐसा नहीं है कि एक जहाँ से बने रसायन और किसी लक्ष्य अंग तक कोई पोषक पदार्थ लेके जा रहे हैं कि लो भैया न्यूट्रिशन ले लो हमसे, ऐसा नहीं। ये पोषक नहीं प्रदान करते। तो बोलोगे भैया पोषण भी नहीं प्रदान करते हैं तो इनका काम क्या है? तो इन्हें हम बोलते हैं केमिकल मैसेंजर हैं। ये रासायनिक संदेश वाहक है। जो एक अंग किसी दूसरे अंग को संदेश भेजना चाहता है तो एक जरिया का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें आपसे बात करनी, तो हमने व्हाट्सएप से हाय कर दिया। अब हम आपके घर पे तार बांध के चिट्ठी थोड़ी भेज रहे हैं कि लो भैया सरका दिया, चिट्ठी पहुंच गया आपके घर। हमारे आपके कोऑर्डिनेशन का जरिया है टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तमाम चीज़ों से हम जुड़ जाते हैं, बात कर लेते हैं, अपनी समस्याओं का आदान प्रदान कर लेते हैं। वैसे ही एक कोशिका अगर दूसरे कोशिका को कोई मैसेज देना चाहे और वो मैसेज रसायन के माध्यम से भेजे, तो हम बोल देंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन हुआ इनके बीच में। चलिए, हम न्यूरली कनेक्टेड हैं, तंत्रिका हमारे अंदर है, हम वहाँ भी करते हैं, लेकिन जहाँ नहीं हो पाता वहाँ इसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग। तो हम बोलते हैं कि दे आर नॉन न्यूट्रिटिव। नॉन न्यूट्रिटिव यानी पोषण नहीं प्रदान करते, पोषण नहीं प्रदान करते। पहली बात, ऐसे केमिकल है जो पोषण नहीं प्रदान करते, नॉन न्यूट्रिटिव होते हैं, बहुत कम मात्रा में स्रावित होते, बहुत कम मात्रा में स्रावित होते, बहुत कम मात्रा में स्रावित होते, बहुत कम मात्रा में क्या होते हैं भैया? स्रावित होते हैं। चलो भैया ये भी बात मान लिया, बहुत कम मात्रा में स्रावित होते हैं। तो चलो भैया इनका काम ही क्या है? पोषण नहीं प्रदान करते, कम मात्रा में स्रावित होते हैं। कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद अगर हम लिख लें, एक्सेप्शन लिख लें, तो अपवाद में हमारे यहाँ है HCG। HCG जब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो उसमें बताएंगे ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन एक हार्मोन है जो कि हमारे यहाँ प्लेसेंटा या अपरा से स्रावित होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, यानी गर्भवती होने के दौरान महिलाओं में उनके अपरा के द्वारा स्रावित किया जाता है। और कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल भी करते हैं हम चेक करने के लिए प्रेगनेंसी को। फिर तीसरी बात क्या है भैया? इट एक्ट्स एज इंट्रासेलुलर मैसेंजर। इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं, इंटरसेलुलर मैसेंजर। अब बहुत लोग इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर में डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं। इंटरकास्ट मैरिज सुना होगा। इंटरकास्ट में दो अलग बिरादरी के बीच में जब शादी हो जाए तो हम बोलते हैं इंटरकास्ट मैरिज कर लिए भैया, यानी
यहाँ पे क्या है, शादी नहीं हो रही है, लेकिन एक मैसेज जो यहाँ जनरेट हुआ, यहाँ जिसकी उत्पत्ति हुई, उसको हम दूसरे जगह पहुँचा रहे हैं। तो हम बोलते हैं कि इंटरसेलुलर मैसेंजर अंतःकोशिकीय संदेश वाहक की तरह काम करते हैं। मैसेंजर मतलब संदेश वाहक की तरह काम करते हैं। एक मॉडर्न डिफिनीशन है हमारे यहाँ किसका भैया, हार्मोन का। संदेश वाहक की तरह काम करते हैं, एक कोशिका से दूसरे कोशिका के बीच में किसी संदेश का आदान प्रदान, या कोई कोशिका संदेश भेजना चाहती है तो उस कोशिका को अपने यहाँ से हार्मोन के माध्यम से दूसरे कोशिका तक भेज ले जाती है, इसलिए इसे इंटरसेलुलर मैसेंजर कहते हैं। चलिए भैया बताइए आप कि आपके यहाँ कितने तरह के ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियाँ होती हैं? क्या सभी ग्रंथियाँ ऐसी होती हैं कि या तो बहिर्स्रावी होंगी या अंतःस्रावी होंगी, या सर जी कुछ ऐसी भी ग्रंथियाँ होंगी जो दोनों की तरह काम करती होंगी, या कोई ऐसी भी ग्रंथि होगी, ग्रंथि मतलब अंगी तो है, वो तो रसायन बनाती है तो हम ग्रंथि कह रहे हैं, क्या कोई ऐसा भी अंग है कि केवल वो रसायन ही बनाता है या कुछ और भी काम करता है रसायन बनाने के अलावा? चलिए इन सब बातों पे बात कर लें हम। तो ग्रंथि लिख लें, अगर हम ग्लैंड्स लिख लें, कि हम थोड़ा ग्लैंड्स के बारे में जानें, ग्रंथियों के बारे में जानें कि भैया ग्लैंड्स क्या है। ग्लैंड्स के बारे में मिथ बहुत है, तो हम बोलते हैं ग्रंथि लिख लिया भैया। और ग्रंथि को हम अगर क्या करें, वर्गीकृत करें कि कैसा है भैया, ग्लैंड्स को क्या करें, वर्गीकृत करें ग्रंथियों को। तो भैया यहाँ पे हम बताएंगे कि 4 तरीके की ग्रंथियाँ होंगी। कौन सी भैया? तो पहला हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या है? एक्सोक्राइन, जिसका हिंदी बता चुके हैं हम, बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ। बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ यानी क्या है, ये डक्ट या नलिका का इस्तेमाल करती हैं। बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ क्या करती थी? डक्ट या नलिका का इस्तेमाल करती थी, और इनके द्वारा बनाए गए रसायन को हम क्या बोलते थे भैया? इनके द्वारा बनाए गए रसायन को हम एंजाइम बोलते थे, एंजाइम की कैटेगरी में रखते थे। दूसरा बड़ा सिंपल सा था भैया, हमारे यहाँ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं, यानी ऐसी भी ग्रंथियाँ हैं जो रक्त के माध्यम से अपने रसायन को लक्ष्य अंग तक भेजती हैं, तो उन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। चलो भैया, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं, अंतःस्रावी बोलते हैं। ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या है, कुछ ग्रंथियां हमारे यहाँ ऐसी होती हैं जो दोनों की तरह काम करती हैं। उनका कुछ हिस्सा जो है बहिर्स्रावी ग्रंथि की तरह काम करता है, और कुछ हिस्सा जो है अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करता है। जैसे भैया एग्जाम्पल बता दीजिए। तो हम देखें तो उन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड, संयुक्त ग्रंथि। क्या बोलते हैं भैया? संयुक्त ग्रंथियां। मिक्स्ड ग्लैंड की बात हो रही है, तो ऐसा कोई ग्रंथि जो हमारे यहाँ दोनों की तरह काम करता हो, एंडोक्राइन की तरह भी और एक्सोक्राइन की तरह भी काम करता हो, बहुत सिंपल भाषा में। अब कहोगे भैया हमारे यहाँ ऐसा कौन सा ग्रंथि है जो दोनों की तरह काम करता है? तो हम पढ़ेंगे जब एक एक ग्रंथि के बारे में, तो हम आएंगे वहाँ एक नाम का जिक्र आएगा, अग्नाशय। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ अभी यही रखते हैं कि हमारे यहाँ अग्नाशय है भैया, जो दोनों की तरह काम करता है, यानी हमारा पेंक्रियाज। पेंक्रियाज का कुछ हिस्सा जो है हमारे यहाँ एंडोक्राइन सिक्रीशन करता है, और मैक्सिमम हिस्सा हमारे यहाँ एक्सोक्राइन सिक्रीशन करता है। तो ऐसे ग्रंथियों को हम मिक्स्ड ग्लैंड की कैटेगरी में रखते हैं। अब चौथा नाम थोड़ा सा कॉन्ट्रावर्सियल है। चौथे नाम को हम बोल रहे हैं क्या कि भैया चौथा जो आइटम है हमारे पास, इसे हम बोलते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं? हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड, विषमजात ग्रंथि। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ सर जी? ये तो हमने किताब में भी नहीं पढ़ा। तो हमारे यहाँ ही कुछ ऐसी ग्रंथियां हैं जो रसायन बनाती हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल वो रसायन ही बनाती हैं, इसके अलावा भी इनका कुछ और काम है। जैसे कि सर जी जरा बताइए हमें कौन ही ऐसी ग्रंथियां? जैसे लार ग्रंथि जब हम पढ़ते हैं तो हम केवल लार का ही निर्माण पढ़ते हैं कि लार का निर्माण करती है, लार का श्रवण करती है। हमने कुछ और पढ़ा उसके बारे में कि कुछ और भी काम में मदद करती हो। लेकिन वही हम हेटेरोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो जैसे हम बोल रहे हैं कि श्रावण तो करती हैं, रसायन तो स्रावित करती हैं, रसायन स्रावित करने के साथ साथ इनका कुछ और भी कार्य हो। पहले तो हम लिख ले भैया, पहले इस बात को लिख ले, ताकि आपका अगर मिथ है आप भी कंफ्यूज हो तो कम से कम इस बात से समझ सके कि हेटेरोक्राइन यानी विषमजात ग्रंथियां और बाकी ग्रंथियों में क्या डिफरेंस है। तो रसायन श्रवण करने के साथ साथ, रसायन स्रावित करने के साथ साथ
रसायन स्रावित करने के साथ साथ अलग कार्य भी करती हैं। मोटा मोटी एग्जांपल ले लेंगे, अलग कार्य भी करती हैं। कौन सी ग्रंथि है भैया? हमारे यहां मान लीजिए हमने वृषण ले लिया, तो वृषण से हम देखेंगे कि मेल हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन है वो रिलीज होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वृषण केवल हार्मोन ही स्रावित करेगा। वृषण हमारे यहाँ शुक्राणु का निर्माण भी करता है, तो टेस्टोस्टेरोन तो स्रावित करता है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित करेगा, लेकिन साथ साथ में शुक्राणु का निर्माण भी तो करता है। बस समझाने के पर्पज से बता रहे हैं। जैसे हम अंडाशय ले लें, तो भैया हमारे यहाँ अंडाशय जो है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करती है, लेकिन साथ साथ अंडा भी तो बनाती है। तो केवल रसायन न बनाते हो, उसके अतिरिक्त भी उनका कोई और काम हो, उनको हम विषमजात ग्रंथियों के कैटेगरी में रखते हैं, जिसका जिक्र नहीं है। कई लोग मिक्स्ड ग्लैंड को ही समझ लेते हैं। मिक्स्ड ग्लैंड अग्नाशय कहीं ना कहीं हमारे यहाँ केवल रसायन के सिंथेसिस और सिक्रीशन के साथ जुड़ा हुआ है। अब उस रसायन को कहाँ अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचाता है, इसके हिसाब से हम बोलते हैं कि इसका कुछ हिस्सा तो भैया बहिर्स्रावी है, कुछ हिस्सा अंतःस्रावी है, लेकिन काम बस रसायन बनाना ही है। लेकिन वहां हम देखें, हेट्रोक्राइन में देखें, तो केवल रसायन बनाना काम नहीं है भैया। रसायन तो बनाती हैं, अच्छी बात है, लेकिन रसायन बनाने के साथ साथ जैसे लीवर को देख लीजिए, लीवर बाइल बनाता है, अच्छी बात है, लेकिन पित्त बनाने के साथ साथ उसका और भी तो कार्य है, यूरिया बनाना। और नेथिन साइकिल पढ़ा होगा, हमारे यहाँ बोलते हैं बिजिएस्ट ऑर्गन है लीवर हमारा। मतलब बाकी जो हमने एब्जॉर्ब फूड था और शोषित भोजन था जो कि हम लीवर में ले जाके स्टोर कर दिए थे, ये लीवर डिस्ट्रीब्यूट भी करता है उन्हें, यानी इस और भी काम से जुड़ा हुआ है, एक्सेप्ट फ्रॉम मेकिंग रसायन ओनली, केवल रसायन नहीं बना रहा है। ठीक है, तो ऐसे ग्रंथि को हम विषमजात ग्रंथ की कैटेगरी में रखते हैं। अब जो हमारा जो चैप्टर है वो प्रिसाइजली बात कर रहा है किसके बारे में? अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। क्यों? क्योंकि यही हार्मोन बनाता है, और ये जो हार्मोन या जो रसायन बना रहा है यही मैसेंजर की भांति काम करता है, यानी एक सेल से दूसरे सेल को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। और चूंकि हम पढ़ रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन, तो बात हम केवल हार्मोन या हार्मोन से जुड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियों का करेंगे। तो हम केवल पढ़ने वाले हैं किसके बारे में इस चैप्टर में? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। क्या है टारगेट हमारा? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो इनके बारे में कि ये कैसा रसायन बनाती हैं, उन रसायन का कार्य क्या होता है, कौन सा मैसेज लेके जाती है, इसको जानने से पहले अपने शरीर में पाए जाने वाले कितने ऐसी ग्रंथियां हैं जो एंडोक्राइन ग्रंथि के कैटेगरी में रखी जाती हैं, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों के कैटेगरी में रखी जाती हैं। याद रहे, इस बात को मत भूलिएगा कि अंतःस्रावी ग्रंथि हम उन ग्रंथियों को कहते हैं जो कोई रसायन बनाती हैं और उस रसायन को अपने लक्ष्य अंग तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी तरह से पहुंचाने के लिए रक्त का इस्तेमाल करती है, न कि किसी नलिका का इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए हम हेडिंग डाल रहे हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। क्या हेडिंग डाल रहे हैं भैया? अंतःस्रावी ग्रंथियां। पहले हम जाने कि हमारे शरीर में हैं कितनी अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं हम लोग, अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात कर रहे हैं। चलो पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे यहाँ कितने प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, फिर हम उनके बारे में एक एक रसायन जो स्रावित करती हैं वो, और जो भी रसायन वो स्रावित करती हैं वो रसायन कैसे हमारे शरीर में कार्य करता है, कौन सा मैसेज लेके जाता है, इसकी बात हम करेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है कि नहीं? चलिए एक एक करके हम थोड़ा जानते हैं इनके बारे में, इलाबोरेट करते हैं। चलिए अगर हम देखें कि हमारे यहाँ अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं कितने प्रकार की, चलो भाई, तो हमने ऊपर से, शरीर में ऊपर से नीचे तक जहाँ जाना है वहाँ तक की बात करेंगे। हमने बना लिया एक भैया का, मान लो ऐसे, भैया अच्छे बन जाओ। तो ये ब्रेन की, ये मतलब सर वाला हिस्सा हम बना लिए। सर वाले हिस्से में अगर हम चलें तो आप सबको पता है कि सर में हमारे पास जो सर का बेस होता है वो हमारे यहाँ कौन बनाता है? स्फिनॉइड बोन बनाती है। कौन बनाता है? स्फिनॉइड बोन। और स्फिनॉइड बोन में एक डिप्रेशन पाया जाता है, एक गड्ढा पाया जाता है। इस गड्ढे को बोलते हैं सेला टर्सिका। क्या बोलते हैं? सेला टर्सिका। सेला टर्सिका कई बार पूछा गया है, सेला टर्सिका।
क्या पाया जाता है भैया, सेला टर्सिका पाया जाता है। अगर हम इससे को थोड़ा सा काट करके बाहर निकाल के देखें कि भैया है क्या, बताना क्या चाहते हो, बताना क्या चाहते हो, तो अगर हम ब्रेन वाले पार्ट को यहाँ से काट करके और यहाँ बाहर रखें, बाहर रखेंगे तो देखेंगे कि हमारे यहाँ ब्रेन में, जैसा कि हमने खोल के दिखाया था आपको कि भैया ये अगर सेरिब्रम हो गया, फिर अगर ये थैलमस हो गया, सेरिब्रम हो गया, क्या हो गया, सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क हो गया, प्रमस्तिष्क हो गया, प्रमस्तिष्क हो गया सेरिब्रम, और ये थैलमस हो गया हमारा। तो थैलमस के जस्ट नीचे हमारे यहाँ ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है हाइपोथैलमस, और हम इस्तेमाल भी करते हैं हमारे यहाँ बायोलॉजी में या साइंस में। जब भी ऊपर की बात करें तो हम बोलते हैं ईपी का इस्तेमाल करते हैं, और जब नीचे की बात करते हैं तो हम हाइपो का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे यहाँ सेरिब्रम के थैलमस के नीचे जो होता है क्या होता है, हाइपोथैलमस होता है, जो कि हमारे यहाँ एक ग्रंथि रखता है, ग्रंथि की तरह काम करता है। हाइपोथैलमस पहला मिला हमें, क्या मिला, हाइपोथैलमस। इसको हिंदी में भी लिख सकते थे। वही यहाँ ईपीथैलमस होगा, सिंपल सी बात है। तो ईपीथैलमस यानी ऊपर वाले इलाके में देखें तो एक ग्लैंड पाई जाती है यहाँ पे, जिसे हम नाम देते हैं पीनियल ग्लैंड। क्या बोलते हैं भैया, पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि बोलते हैं। पहले हम केवल काउंट कराएंगे कि हमारे यहाँ कितनी ग्रंथियां पाई जाती हैं। इस हाइपोथैलमस के नीचे देखें, हाइपोथैलमस के जस्ट नीचे देखें, जो कि एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम किसी और कलर से बना लेते हैं। इस ग्रंथि में हाइपोथैलमस के नीचे हम देखेंगे तो हमारे यहाँ पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। ऐसे बना लिया हमने। अभी हम इनको बड़ा बड़ा करके भी जताएंगे, लेकिन हम लोकेशन वाइज दिखा रहे हैं। क्या है ये, हमारे यहाँ पीयूष ग्रंथि है। क्या है भैया, पीयूष ग्रंथि है। किसमें मौजूद है भैया, तो हमने बताया पीयूष ग्रंथि जो होती है सर जी, वो हमारे जो स्फेनॉइड बोन से बना हुआ गड्ढा है जिसे कि हम सेला टर्सिका बोलते हैं, उसमें पाई जाती है। तो तीन जो ग्लैंड्स हैं हमारे ऊपर के इलाके में पाई जाती है। फिर हम नीचे आते हैं, तो नीचे जब आते हैं तो हमारे पास एक ग्रंथि पाई जाती है। कहाँ पे भैया, यहाँ गर्दन वाले इलाके में। गर्दन वाले इलाके में जो ग्रंथि पाई जाती है, हमने गर्दन वाले इलाके में एक ऐसे तितली नुमा, हम बोलते हैं कि एच शेप की लगभग ग्रंथि होती है, एच आकार का। तो एच आकार की एक ग्रंथि बना दे रहे हैं ऐसे, जो बहुत ही चर्चित और बहुत ही जरूरी ग्रंथि है हमारे यहाँ। एक गर्दन वाले इलाके में ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। नाम भी सुना होगा इसका, इसे क्या बोलते हैं, थायराइड ग्रंथि, थायराइड। एच आकार का, कई लोग बोलते हैं बटरफ्लाई के आकार की होती है। थायराइड ग्रंथि आगे जो है उसके उसी के जस्ट पीछे हमारे यहाँ पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है भैया, पैराथायराइड ग्रंथि। सबसे स्मॉलेस्ट ग्रंथि होती है हमारे शरीर की। कौन सी ग्रंथि है, पैराथायराइड। जो जिस कलर में दिखा रहे हैं उसी कलर में उसका नाम लिख रहे हैं, ताकि आपको पहले लोकेशन क्लियर हो कि कहाँ कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। पैराथायराइड ग्रंथि होगी। इतने ग्रंथियों के बारे में हमें पढ़ते जाना है। फिर हम पैराथायराइड के नीचे आएंगे, यानी स्टर्नम यानी इस वाले इलाके में आएंगे, तो हमारे पास एक ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी, थाइमस ग्रंथि। क्या पाई जाती है भैया, थाइमस ग्रंथि। ऐसे करके हमने बना लिया कि हमारे यहाँ एक और ग्रंथि पाई जाती है वक्ष के रीजन में, जिसे हम बोलते हैं क्या, थाइमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, थाइमस बोलते हैं। थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। थाइमस के नीचे आएंगे, नीचे चलते रहिए, थाइमस के नीचे आएंगे तो भैया हमारे यहाँ लीवर भी है। लीवर का जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि वो बहिर्स्रावी ग्रंथि है, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि हमारे अग्नाशय का कुछ हिस्सा एंडोक्राइन की तरह काम करता है, तो इसलिए अग्नाशय को भी हम पढ़ेंगे। तो हम बोलते हैं हमारे यहाँ अग्नाशय पाया जाता है। क्या भैया, अग्नाशय यानी पेंक्रियाज। फिर हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे अपने ही शरीर में, तो हमें हमारी किडनी मिलेगी। क्या मिलेगी, किडनी मिलेगी। जो किडनी मिलेगी हमारी, ये मान लीजिए हमारी ये किडनी हो गई, तो किडनी के ऊपर जुड़ी हुई ग्रंथि पाई जाती है जिसे अधिविक्क ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड या अधिविक्क ग्रंथि कहते हैं। अब चूंकि हमारे यहाँ 2 किडनी है, खुदा ने 2 किडनी दी है, तो 2 हमारे यहाँ अधिविक्क ग्रंथि पाई जाती होगी। अधिविक्क ग्रंथि, अधिविक्क ग्रंथि, जिसे क्या बोलते हैं भैया, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं
एड्रिनल ग्लैंड, रिनल टर्म इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, किडनी के लिए, एड्रिनल ग्लैंड। वही अगर हम पुरुषों में चलें तो पुरुषों में हमारे यहाँ वृषण पाया जाता है, अभी जिन्हें हमने हेट्रोक्राइन ग्लैंड के कैटेगरी में रखा। पुरुषों में क्या पाया जाता है, नीचे की तरफ वृषण पाया जाता है, पुरुषों की तरफ क्या है, वृषण पाया जाता है। और महिलाओं में देखें तो हमारे यहाँ अंडाशय पाया जाता है। महिलाओं में देखें तो क्या पाया जाता है भैया, अंडाशय पाया जाता है, अंडाशय। तो आपके बुक में हमारे सिलेबस के हिसाब से एनसीईआरटी में इतने ग्रंथियों का जिक्र है, इतने एंडोक्राइन ग्रंथियों का जिक्र है, ठीक है, अंडाशय ग्रंथि है। तो अगर हम नाम लिखें कि कौन कौन से ग्रंथि के बारे में हमें इस चैप्टर में जानना है, फिर हम एक एक करके कि वो कैसा रसायन बनाती हैं, वो रसायन अगर संदेश रखता है अपने पास तो किसको संदेश लेके जाता है, क्या संदेश लेके जाता है, उस संदेश का प्रभाव कैसे पड़ता है हमारे लक्ष्य अंग पर, या लक्ष्य अंग उस संदेश को कैसे रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद उस संदेश पे कैसे मनन करता है, और उसके संदेश के रिस्पेक्ट में कैसे वो कार्य करता है, यही चैप्टर में पढ़ना है हमें। तो हम एक जगह नाम लिख लें कि कौन कौन सी ग्रंथि पढ़नी है हमें, तो बहुत प्यार से हम लिख सकते हैं कि भैया एक गोला बना के पढ़ लें, क्योंकि सबसे ज़रूरी है आप प्रिसाइज हो जाएं कि आपको क्या पढ़ना है किसी चैप्टर में, ठीक है, किसी चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है जान जाए तो बहुत ही आसान हो जाता है वो चैप्टर। यानी सबसे ऊपर की ग्रंथि देखें हम तो पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड हमारे यहाँ क्या स्रावित करती है, कौन सी भैया, पीनियल। फिर इसके बाद देखें भैया, चलो पीनियल हो गया, इसके बाद हमारे यहाँ हाइपोथैलेमस मिलेगा। हाइपोथैलेमस क्या स्रावित करेगी, इसकी बात कर लेंगे। हाइपोथैलेमस क्या स्रावित करेगा, इसकी बात कर लेंगे। फिर हमारे यहाँ मिलेगा क्या, हाइपोथैलेमस के बाद हमारे यहाँ पीयूष ग्रंथि मिलेगी, उसकी बात कर लेंगे, पीयूष ग्रंथि की बात कर लेंगे। फिर हम किसकी बात करेंगे भैया, पीयूष ग्रंथि के बाद हम बात करेंगे अपने यहाँ थाइमस ग्रंथ की, सॉरी थायराइड की। थायराइड किस तरह का हार्मोन स्रावित करती है, थायराइड पे ही जुड़ा हुआ, थायराइड के ही पीछे पैराथायराइड होता है, इसकी बात कर लेंगे। पैराथायराइड के बाद हम बात किसकी करेंगे, पैराथायराइड के बाद हम बात करेंगे अग्नाशय की, कि अग्नाशय हमारे यहाँ कैसा हार्मोन स्रावित करता है। फिर हम किसकी बात करेंगे, अग्नाशय के बाद अधिविक्क ग्रंथि की बात करेंगे, अधिविक्क ग्रंथि की बात करेंगे, अधिविक्क ग्रंथि की बात करेंगे। इसके बाद किसकी बात करेंगे भैया, अधिविक्क ग्रंथि के बाद हम बात करेंगे किसकी, तो हमारे यहाँ अंडाशय और वृषण का जिक्र होगा, अंडाशय और किसका जिक्र होगा भैया, वृषण का जिक्र होगा। तो हमारे यहाँ इतने ग्रंथियों के बारे में हमारे सिलेबस में दिया है। अब हमें जानना है कि जो भी ये रसायन बनाती हैं वो रसायन कैसा होता है, उस रसायन कैसा कार्य करता है, नेचर में कैसा होता है, किस चीज़ का बना हुआ रसायन है वो, प्लस हमारे लक्ष्य अंग तक पहुंचता है तो हमारा लक्ष्य अंग कैसे रिस्पॉन्ड करता है, उसको कैसे रिसीव करता है, रिसीव करने के पश्चात जो भी मैसेज आया है उस पर रिस्पॉन्स कैसे करता है। इतनी बातें हमें पढ़नी है। इतनी बातों तक कोई समस्या भैया, अभी तक कोई समस्या, जो बात आपको नहीं समझ में आई अभी तक कोई समस्या, बहुत प्यार से बताइएगा कि नहीं भैया समस्या है, बहुत प्यार से बताइएगा, कोई समस्या। चलिए नहीं समस्या है तो एक एक करके ग्रंथियों के बारे में थोड़ा हम जानते हैं। तो पहला ग्रंथि हम उठाते हैं अपना, वो क्या है, हमारा हाइपोथैलेमस है। पहला क्या है, हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस के बारे में सर जी तो हमने न्यूरल कंट्रोल में भी पढ़ा था। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, पहले हम हाइपोथैलेमस के ही बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये प्रिंसिपल साहब हैं। एक स्कूल अगर चल रहा है तो प्रिंसिपल की तरह है, तो स्कूल का जिक्र होगा तो सबसे पहले प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे हम लोग। किसके बारे में जानेंगे भैया, हाइपोथैलेमस के बारे में। उसके बाद हम पिनियल ग्रंथि को देख लेंगे और पीयूष ग्रंथि को भी देख लेंगे। हाइपोथैलेमस है, हम क्यों हाइपोथैलेमस की ही शुरुआत कर रहे हैं, हाइपोथैलेमस को ही क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस कहीं ना कहीं सर जी हम न्यूरल कंट्रोल में भी तो इसके बारे में पढ़े थे, क्योंकि ब्रेन का हिस्सा है हमारे यहाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। और हमने देखा था कि ये थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, थ्रस्ट सेंटर, ठीक है, भूख लगना, सेटिस्फाई होना, इन तमाम चीज़ों को यही कंट्रोल करता है, यही मैनेज करता है। तो हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस हमारे यहाँ इंटीग्रेशन सेंटर की तरह काम करता है, एकीकरण केंद्र की तरह काम करता है। हाइपोथैलेमस के बारे में पहले जान लें तो हम बोलते हैं एकीकरण केंद्र की भांति काम करता है,
एकीकरण केंद्र की भांति काम करता है। भांति कार्य करता है। अभी हम समझाएंगे इसका मतलब क्या हुआ, किसके किसके बीच में भैया, तो तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के बीच, और अंतःस्रावी तंत्र के बीच, अंतःस्रावी तंत्र के बीच, यानी दोनों का एकीकरण करता है। कोई तो चाहिए एक ना बताने के लिए कि चलो भैया न्यूरल नहीं हो पा रहा है तो वहां तुम केमिकल से कर दो कांड। तो एकीकरण सेंटर की तरह काम करता है। हम इसे जब न्यूरल सिस्टम पढ़ रहे थे तो हमने बोला था कि इट एक्ट्स एज द हायर सेंटर ऑफ सीएनएस, ठीक है। लेकिन न्यूरल कंट्रोल में रहने के साथ साथ ये रासायनिक जो कोऑर्डिनेशन है हमारे यहाँ उसको बनाए रखने में भी मदद करता है। तो हम बोलते हैं एकीकरण सेंटर की तरह, एकीकरण केंद्र की तरह कार्य करता है हमारे यहाँ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को हम एक नाम भी देते हैं, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं भैया, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। यानी हमारे यहां जो मास्टर ग्लैंड होती है वो कौन होती है, पीयूष ग्रंथि होती है। हमारे यहाँ मास्टर ग्लैंड कौन है, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। पीयूष ग्रंथि जो है हमारे यहाँ मास्टर ग्लैंड होती है। चलो भैया अच्छी बात है। तो ये पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल करता है, बड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए आप स्कूल में स्टूडेंट हैं, तो स्कूल में स्टूडेंट जब हैं तो आप डायरेक्टली एसोसिएट होते हैं अपने टीचर से। टीचर आपको जैसे चाहे प्रभावित कर सकता है कि पढ़ना है नहीं पढ़ना है, छुट्टी है, व्हाटएवर। लेकिन उसी स्कूल में एक प्रिंसिपल भी होता है जो टीचर को निर्देश देता है कि बच्चों से कैसे आपको ट्रीट करना है, खेलने की घंटी देनी है, तमाम चीजें। तो पीयूष ग्रंथि नो डाउट हमारे यहाँ बाकी ग्रंथियों को कंट्रोल में रखता है अपने, लेकिन पीयूष ग्रंथि इटसेल्फ हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा होता है। इसीलिए हम इसे मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। पहली बात, इंपॉर्टेंट बात। तो भैया कैसे बोलते हैं जरा बताइए, जरा हमें समझाइए कि भैया हाइपोथैलेमस कौन से हार्मोन बनाता है या कैसे स्रावित करता है। तो हम हाइपोथैलेमस के अगर डायग्राम को देखें, चलो भैया हमने यहाँ हाइपोथैलेमस बनाया, दूसरे कलर से बना लेते हैं। हमने क्या करा, यहाँ हाइपोथैलेमस बनाया, और हाइपोथैलेमस के नीचे अगर हम पीयूष ग्रंथि दिखाने का प्रयास करें, हाइपोथैलेमस के नीचे अगर हम पीयूष ग्रंथि दिखाने का आपको प्रयास करें, नॉर्मल सा डायग्राम बना रहा हूं मैं, तो ये वाला हिस्सा हमारा हाइपोथैलेमस का है। क्या है, ये हमारा हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस। क्या है भैया, हमारा हाइपोथैलेमस है। चलो भैया अच्छी बात है, हाइपोथैलेमस हो तो रहो। अब इसी हाइपोथैलेमस के डायग्राम को जब अपनी एनसीईआरटी खोलिएगा तो देखिएगा कि हाइपोथैलेमस तो है हमारे ब्रेन का हिस्सा, सीएनएस का हिस्सा, तो डेफिनेट बात है न्यूरॉन होंगे इसमें, अच्छी बात है। इनमें से हम जब हम पढ़ाते भी थे और न्यूरल टिश्यू पढ़ाए थे आपको, तो हमने बताया था कि कुछ हमारे यहाँ न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होती हैं, कुछ न्यूरॉन होते हैं जो सिक्रीशन के साथ जुड़े होते हैं, किसी चीज़ को स्रावित करते हैं। तो यहाँ हम हाइपोथैलेमस में कुछ न्यूरॉन्स को देखते हैं जिन्हें न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स बोलते हैं। एक कोई सर्टेन केमिकल बनाती हैं। क्या बनाती हैं, कुछ केमिकल बनाती है। मान लीजिए केमिकल बना दी, चलो भैया केमिकल बन गया। ये जो भी केमिकल बनाई, तो एक केमिकल हमने बोला कि भैया मान लीजिए आपका प्रिंसिपल आपके मास्टर को कंट्रोल करता है, और इसके लिए जरूरी है कि इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो। तो हाइपोथैलेमस की इस न्यूरो जो सेल है, न्यूरो सिक्रेटरी जो सेल हैं, इनके द्वारा बनाया गया जो ये हार्मोन है हमारे यहाँ जो है हाइपोफाइसियल सिस्टम के माध्यम से, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम के माध्यम से, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम के माध्यम से ये जो भी है यानी ब्लड के ही माध्यम से हमारे पीयूष ग्रंथि में प्रवेश करती हैं, और जैसा भी रिस्पॉन्स कराना होता है कराती है। भी हम देखेंगे कौन से हैं। यही हाइपोफाइसियल सिस्टम का जिक्र है। यह है हमारा हाइपोफाइसियल सिस्टम, हाइपोफाइसियल सिस्टम, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम के माध्यम से जो भी हमारे इस पार्ट के न्यूरॉन जो हैं, या जिन्हें न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स कहते हैं, जो भी हार्मोन बनाती हैं, अभी हम नेचर जान जाएंगे,
लेकिन हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम के माध्यम से पीयूष ग्रंथि तक, और देख रहे होंगे आप जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है उसको कंट्रोल कर रहा होगा, यानी अग्र लोब है, आगे वाला जो हिस्सा है हमारे पीयूष ग्रंथि का, वो किसके कंट्रोल में है? वो कंट्रोल में है हमारे हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट। ठीक है, हाइपोथैलेमस इनके लिए कोई हार्मोन रिलीज करता है, या डायरेक्टली बोले तो कोई मैसेज भेजता है, और ये मैसेज पीयूष ग्रंथि रिसीव करता है और इसके हिसाब से काम करता होगा। इसी हाइपोथैलेमस में चले हम तो कुछ ऐसे भी न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं जो पाई तो जाती हैं हाइपोथैलेमस में, लेकिन उनके इंडिंग्स प्रेजेंट होते हैं पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में, पश्च पीयूष ग्रंथि में। ठीक है, ऐसे। और अपना हार्मोन ये यहां स्रावित, अपने द्वारा बनाए रसायन यहां स्रावित करती हैं, अपने द्वारा बनाए गए रसायन कहां स्रावित करती हैं? यहां पे स्रावित करती हैं, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में। बड़ा सिंपल है, जब हम पढ़ते हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में तो हम बोलते हैं कि पीयूष ग्रंथि के 3 लोब होते हैं। एक मिडिल लोब है, एक अग्र है यानी मध्य पिट्यूटरी, मध्य और अग्र। मध्य और अग्र जो है वो हार्मोन के माध्यम से कोऑर्डिनेट किया जाता है, जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है और पोस्टीरियर लोब ऑफ मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी है। इसीलिए इसे हम नाम देते हैं क्या? एडिनो हाइपोफाइसिस, दोनों को मिला के क्या बोले होते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस। वैसे इसके अलग भी नाम है, जब हम पढ़ेंगे इनके बारे में तो पीयूष ग्रंथि के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स नर्वोसा होता है। ठीक है, लेकिन अभी इन दोनों को मिला के यानी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी और मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी को मिला के हम बोल रहे होते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। चूंकि ये क्या है, ये डायरेक्टली कंट्रोल है हमारे हाइपोथैलेमस के, तो इसे हम बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब बहुत प्यार से ध्यान दें अगर, तो जरा समझिएगा कि हमारे हाइपोथैलेमस के क्या हार्मोन। कहोगे सर जी नाम तो लिखा नहीं हुआ हमारी किताब में, तो हम कैसे याद करेंगे कि हाइपोथैलेमस हमारा हार्मोन कौन कौन सा स्रावित करता है। जरा हम इस कहानी को फिर से परिचर्चा कर लेते हैं कि हमारे हाइपोथैलेमस का बेसिक काम करने का तरीका क्या है। हमने बोला सबसे ऊपर हमारा हाइपोथैलेमस है, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे ऊपर हमने किसको लिख लिया? हाइपोथैलेमस। हमने बोला भैया अगर एक स्कूल है तो ये हैं वहाँ के प्रिंसिपल साहब। कौन है? वहाँ के प्रिंसिपल साहब हैं, क्योंकि हम इसको मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड बोल रहे हैं। अब ये हाइपोथैलेमस किसके माध्यम से अपना कार्य कराता होगा? तो हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे यहाँ पीयूष ग्रंथि होंगी, हमारे यहाँ पीयूष ग्रंथि होंगी। हम बोलते हैं कि पीयूष ग्रंथि जो होता है वो मास्टर होता है, बाकी सभी ग्रंथियों को क्या करता है? वो कंट्रोल करता है। चलो भैया ये पीयूष ग्रंथि हो गए, यानी बाकी जितनी भी ग्रंथियां होंगी उनको कंट्रोल कौन करता होगा? हमारी पीयूष ग्रंथि करती होगी। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि चलो भैया बाकी सारी ग्रंथियों को हम इसके अंडर में ला के रख दें। कैसे भैया? तो पीनियल ग्लैंड, पीनियल, बाकी इसके अलावा जो बच्चे उनको रख दें। पीनियल ग्लैंड के बाद क्या हो? पिट्यूटरी तो इटसेल्फ ही है, थायराइड, पैराथायराइड, ठीक है। पैराथायराइड के बाद क्या हुआ? पैराथायराइड के बाद हमारे यहां हो गया थाइमस। थाइमस के बाद क्या हो गया भैया? हमारे यहां अग्नाशय हो गया। कहीं ना कहीं देखिएगा अग्नाशय हो गया। हम बस लिख रहे हैं कि किसको किसको कंट्रोल करता होगा, कैसे करता होगा। अग्नाशय हो गया। अग्नाशय के बाद हमने अधिविक्क ग्रंथि की बात की। फिर उसके बाद हमने वृषण की बात की। फिर हमने किसकी बात करी? अंडाशय की बात करी। चलो भैया अच्छी बात है। हम पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि बोल रहे हैं। अभी चार्ट बना देता हूं, बहुत आसानी से समझ में आने लगेंगी चीजें। हम कहीं ऐसे कर रहे हैं काम को, ठीक है। चलो भैया लिख दिया हमने। हम कह रहे हैं कि जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो हमारे पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है। और इसके लिए डेफिनेट सी बात है, माध्यम क्या होगा? हार्मोन होगा। अच्छा, ब्लड के माध्यम से ही हार्मोन आ रहे होंगे, ब्लड के माध्यम से ही तो आ रहे होंगे हार्मोन जो भी है। अब ये हार्मोन कैसा है? क्या पीयूष ग्रंथि को ये हार्मोन मैसेज दे रहा है
कि यार इनसे काम करवाओ तुम, या पीयूष ग्रंथि से बोल रहा है कि अरे यार इनको रोको यार, यही तो होगा। यानी नेचर वाइज हाइपोथैलेमस हमारे यहां दो तरह के ही हार्मोन स्रावित करता है। एक सिक्रेटरी हार्मोन जो किसी के सिक्रीशन को या किसी की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हो, काम करवाने के लिए हो, और एक इनहिबिटरी हार्मोन जो संबंधित करता हो। तो हम बोलते हैं कि एक होता है जो हाइपोथैलेमस का जो हार्मोन है होता है, नेचर वाइज देखें तो स्रावी यानी सिक्रेटरी इन नेचर, किसी चीज के सिक्रीशन को प्रमोट कराने के लिए कि पीयूष भाई, पीयूष ग्रंथि आप इनसे श्रावण करा लो यार। दूसरा क्या है, संबंधित यानी निरोधी। दूसरा हार्मोन क्या बोलता होगा कि भैया ऐसा है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, इनको बोलो कि थोड़ा कम उड़े। ये दो नेचर वाइज हाइपोथैलेमस हमारा दो तरह का हार्मोन स्रावित करता है। जो स्रावी हार्मोन होता है वो पीयूष ग्रंथि से किसी दूसरे जो भी ग्रंथि कंट्रोल में है उसके कार्य को बढ़ाने के लिए या उसके द्वारा सिक्रीशन कराने के लिए इंड्यूस करता है, और निरोधी हार्मोन उसके द्वारा जब सिक्रीशन हो रहा है तो उसको रोकने के लिए जिम्मेदार है कि भैया रोक दो, अब मत करो सिक्रीशन। ठीक है, एक काम करने का तरीका है। तो हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस दो तरह का हार्मोन रिलीज करता है, सिक्रेटरी हार्मोन यानी स्रावी हार्मोन, और दूसरा भैया इनहिबिटरी यानी रिलीजिंग हार्मोन हो गया। सिक्रेटरी नहीं, रिलीजिंग हार्मोन बोलो, रिलीजिंग रिलीजिंग कि भैया इनसे हार्मोन रिलीज कराओ, और दूसरा इनहिबिटरी हार्मोन, इनहिबिटरी। अब जैसे जैसे हम अलग अलग ग्लैंड्स की तरफ बढ़ेंगे हम नाम लेके आपको बताते रहेंगे, क्योंकि याद करने की जरूरत ही नहीं है, टेक्निक अपना बेस्ट होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि हमारा हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए हम इसे मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। और जो हमारे यहां पीयूष ग्रंथि है इसे हम क्या बोलते हैं भैया, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अब बाकी बच्चों से एक काम करवाएंगे, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। यानी बाकी लोगों के लिए मैसेज कौन, बाकी लोगों को कंट्रोल कौन करेगा, हमारा पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि को कौन कंट्रोल करता है, हमारे यहाँ हाइपोथैलेमस, इसलिए इसे मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। बड़ा सिंपल भाषा में समझ में आ गई बात, यस या नो, बात समझ में आ गई, बड़ा सिंपल भाषा में समझ में आ गई, यस या नो, यस या नो। कोई बच्चा नया हो पूछ रहा होगा कि भैया नोट्स कहाँ मिलेगा, क्योंकि नोट्स तो बड़ा जल्दी याद हो जाएगा, बड़ा सिंपल लैंग्वेज में है। तो नोट्स टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं, इसका बहुत ईजिली मिल जाएगा आपको। और नोट डेली अपडेट हो जाता है, वहीं पे डीपीपी भी देते हैं हम लोग। ठीक है, धीरे धीरे इसको ऐप पे शिफ्ट करेंगे ताकि आपके लिए और कन्वीनियंट हो जाए, ताकि आप ये लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकें। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे 11th में हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे 12th में भी है। 12th वाले सोच रहे होंगे अरे यार हमें तो बोर्ड एग्जाम देना है, तो हम क्या ही पढ़ रहे हैं। तो उनके लिए हम लोग आगाज बैच को ही थोड़ा सा और बढ़िया बना रहे हैं, आगाज बैच को ही रिलोड कर रहे हैं, और उसमें क्लासेस चलेंगी लाइव क्लास 12th के बच्चों की, जो बोर्ड एग्जाम को फोकस कर रहे हैं अपने, ताकि उनकी तैयारी में किसी तरह की कोई कमी ना आए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, यूट्यूब पे ही होगी। ठीक है, तो अपने जानने वाले जो भी बच्चे होंगे आपके कि भैया बोर्ड में हैं या आप ही होंगे, तो एकदम निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि हम हमेशा कुछ अच्छा करते रहते हैं आपके लिए, और कुछ अच्छा करते रहेंगे आपके लिए जब तक हम जिंदा है। ठीक है, हिंदी माध्यम के लिए सबसे बेहतर काम हम करते रहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई भैया, इतनी बात तक कोई समस्या, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, जल्दी बता दो भैया कि नहीं कोई समस्या है, नहीं कोई बात है, तो हम आगे बढ़ें। तो हमारे पास एक बात तो पता लगेगी कि हमें हाइपोथैलेमस के हार्मोन को याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों भैया, क्योंकि नेचर वाइज दो ही होंगे, और जैसे जैसे हम धीरे चलेंगे नीचे चलेंगे तो हम सबके हार्मोन देखेंगे तो हम जान लेंगे कौन से रिलेटेड कौन सा हार्मोन स्रावित करता था, क्योंकि नेचर हमने जान लिया है कि दो ही तरह का काम कराने वाला होगा, या तो किसी के काम को या किसी के सिक्रेशन को बढ़वाने के लिए, या किसी के सिक्रेशन को कम कराने के लिए, तरीका वही होगा। ठीक है, अच्छी बात। फिर हम चलें तो भाई पीनियल ग्लैंड देख लेते हैं सबसे ऊपर, क्योंकि भाई हाइपोथैलेमस के पहले ही आपने बता दिया पीनियल ग्लैंड पढ़ना है पहले, तो पीनियल ग्लैंड देखते हैं। पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड। ठीक है,
पीनियल ग्लैंड हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ क्या सीक्रेट करती है, पीनियल ग्लैंड के द्वारा स्रावित किया गया जो केमिकल है उसका नाम होता है मेलेटोनिन। क्या होता है? मेलेटोनिन। मेलेटोनिन, मेलेटोनिन स्रावित करता है हमारे पीनियल ग्लैंड। सर जी इसका कार्य क्या होता है? सर जी हम बोलते हैं कि आप अपने एनसीईआरटी के हिसाब से बात करेंगे। हम बोलते हैं कि 24 आवर्स जो हमारी एक्टिविटी है, 24 आवर जो हमारा रिदम है, 24 आवर एक्टिविटी, कब हमें सोना है, कब हमें जगना है, कब हम सोते हैं, कब हम जगते हैं, सर्केडियन रिदम बोलते हैं इसे, ठीक है, या बायोलॉजिकल क्लॉक बोल सकते हैं। हम बोलते हैं ना बायोलॉजिकल क्लॉक का जिक्र बहुत लोग करते हैं। जैसे मान लो हम डेली आदत है हमारी, समझिएगा डेली आदत किसी बच्चे की है कि वो सुबह उठता है, अपने सारे क्रियाकलाप निपटाने के बाद वो करता क्या है, सारे क्रियाकलाप निपटाने के बाद वो नाश्ता करता है तो देखते होंगे कि 8 बजे उसको भूख लगी जाती होगी। फिर अगर वो 10 बजे सोता है तो 10 बजे के करीब उसे नींद आने ही लगेगी। तो ये जो क्लॉक सेट है, ये बायोलॉजिकल जो क्लॉक बना है, इस 24 घंटे का जो रिदम है, हमारी एक्टिविटी का रिदम है, उसको जो मेलेटोनिन है जो कि पीनियल ग्लैंड के द्वारा स्रावित होती है वो उसे कंट्रोल करती है। सर्केडियन रिदम बोलते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसलिए देखा होगा आपने, बोला जाता है कि आपने बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो भी आपकी एक्टिविटी है उसे जो है आप छेड़े नहीं, क्योंकि हो सकता हो कि बायोलॉजिकल क्लॉक को आप डिस्टर्ब करेंगे तो आपको समस्या होगी। देखा होगा, सुना होगा, ठीक। ये तो बहुत सिंपल भाषा में इसलिए हमने लिख दिया 24 घंटे की एक्टिविटी जो है सर्केडियन रिदम कहते हैं उसे, इसका काम करता है। फिर हम चलते हैं हाइपोथैलेमस को देख ही लेंगे, पीयूष ग्रंथि पे थोड़ा चलते हैं हम लोग, पीयूष ग्रंथि पे थोड़ा फोकस करते हैं। पीयूष ग्रंथि हमने हेडिंग डाली, पीयूष ग्रंथि हमने क्या करी, हेडिंग डाली, पीयूष ग्लैंड, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड। चलो भैया पीयूष ग्रंथि की बात कर लें। पीयूष ग्रंथि की जब हम बात करेंगे, पीयूष ग्रंथि की जब हम बात करेंगे, चलो पहले डायग्रामेटिकली हम समझ लेते हैं पीयूष ग्रंथि को। हमने बताया कि भैया हमारे यहाँ पहले ऊपर ऐसे हाइपोथैलेमस साहब होते हैं, हाइपोथैलेमस के बाद हमारे यहाँ पीयूष ग्रंथि होती है। ऐसे लोकल सा डायग्राम हमने बना दिया है समझाने के दृष्टिकोण से, ताकि आपको समझ में आए। क्योंकि ये इसमें क्या होता है, एम्बेडेड होता है, इसलिए इस पार्ट को हम थोड़ा सा जताने के लिए कि कुछ तो अलग है, कुछ तो अलग है, ऐसे पीयूष ग्रंथि को हम बनाते हैं। अच्छा पहले इसका नाम लिख लेते हैं भाई, अलग अलग हिस्सों का। इसे हम नॉर्मल भाषा में एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी बोलते हैं, यानी अग्र पीयूष ग्रंथि। हिंदी में लिखे तो क्या बोलते हैं, अग्र पीयूष ग्रंथि, अग्र पीयूष ग्रंथि। अग्र पीयूष ग्रंथि लिख दिया हमने। दूसरा वाला जो इसमें एम्बेडेड है, दिख नहीं रहा ऐसे, इसे हमने लिख दिया मध्य पीयूष ग्रंथि, मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी है, मध्य पीयूष ग्रंथि। ऐसा नहीं है, ऐसा हमने लिख दिया, इनके अलग भी नाम हैं। अंग्रेजी में अगर हम लिख दे तो इसे जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है इसे हम पार्स डिस्टेलिस बोलते हैं, पार्स डिस्टेलिस। मध्य जो लोब है उसे बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया यानी अग्र पीयूष ग्रंथि और मध्य पीयूष ग्रंथि को हम साथ में कॉम्बाइनली मिला के बोलते हैं क्या, एडिनो हाइपोफाइसिस। कई बार पूछा गया है एडिनो हाइपोफाइसिस, पहले हम इसके बारे में पूरा जान लें, ठीक है, एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। वैसे हमारे यहाँ पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी यानी पीछे वाले हिस्से को देखें, जिसे कि पश्च पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पश्च पीयूष ग्रंथि, पश्च पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी बोलते हैं, पश्च पीयूष ग्रंथि। इसको हम बोलते हैं क्या, पार्स नर्वोसा। क्या नाम देते हैं भैया, पार्स नर्वोसा। ठीक है, या इसे हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोल रहे होते हैं, पार्स नर्वोसा या न्यूरो हाइपोफाइसिस।
या न्यूरो हाइपोफाइसिस, पार्स नर्वोसा या न्यूरो हाइपोफाइसिस बोल रहे होते हैं। अब हमें जानना है कि हमारी पीयूष ग्रंथि किस तरह के हार्मोन स्रावित करती है, किस तरह के हार्मोन स्रावित करती है, कौन कौन से हार्मोन हैं। लेकिन उसके पहले हम देख लें कि पीयूष ग्रंथि, जैसा कि हमने बताया था कि अगर हमारे यहाँ स्फिनॉइड बोन है, हमारे यहाँ क्या है, अगर स्फिनॉइड बोन है तो स्फिनॉइड बोन में ऐसा एक डीप डिप्रेशन होता है। इस स्फिनॉइड बोन है, स्फिनॉइड बोन है तो अस्थि लिख लें तो ताकि याद तो रहे, अस्थि है हमारे यहाँ बोन है जो कि बेस बनाता है हमारे किसका, स्कल का। इसी स्फिनॉइड बोन में हमारे यहाँ पीयूष ग्रंथि ऐसे पड़ी रहती है ऐसे। तो ये जो अस्थि है, ये तो है, ये क्या है, पीयूष ग्रंथि है, पीयूष पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये जो डिप्रेशन बना हुआ है, जो गड्ढा बना हुआ है, इसी को सेला टर्सिका बोलते हैं। कई बार पूछा गया है, सेला टर्सिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, सेला टर्सिका बोलते हैं इसी को। ठीक है दोस्त, ठीक है, क्या बोलते हैं, सेला टर्सिका बोलते हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या, कोई समस्या भाई, कोई समस्या? अब एक एक करके थोड़ा हार्मोन जान ले, कौन कौन सा स्रावित करते हैं, एक एक करके हार्मोन जान ले, फिर उसके काम जान लेंगे। सिंपल है, बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। ठीक है, चलो हार्मोन ही काउंट कर लेते हैं, हार्मोन ही काउंट कर लेते हैं। हमने क्या करा, लिखा पीयूष ग्रंथि। क्या करा, लिखा भैया पीयूष ग्रंथि लिख दिया, पिट्यूटरी ग्लैंड। पहले इनके हम हार्मोन जान ले क्या क्या है, फिर काम देख लेंगे। हमने यहाँ हेडिंग डाली पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अंग्रेजी में लिखा पिट्यूटरी ग्लैंड। पहले तो हमें ये जानना है कि हार्मोन कौन से स्रावित करते हैं। तो हमने क्या करा भैया, तीनों पार्ट को अलग अलग लिख लिया, क्योंकि तीन हिस्से हैं इसके, तीन हिस्से हैं। तो चलो भैया हम भी तीन हिस्से में लिख लें। यानी एक हिस्से में जानेंगे कि हमारा जो इंटीरियर पिट्यूटरी है कौन सा हार्मोन स्रावित करता है, फिर मिडिल पिट्यूटरी की बात कर लेंगे, फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात कर लेंगे। यानी अग्र पीयूष ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, इंटीरियर पिट्यूटरी, अग्र पीयूष ग्रंथि, अग्र पीयूष ग्रंथि, इंटीरियर लोबा पिट्यूटरी। ठीक है, दूसरे में क्या देखेंगे भैया, मध्य पीयूष ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है। चलो भैया मध्य यानी मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी, मध्य पीयूष ग्रंथि। और लास्ट में देखेंगे किसके द्वारा कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी हमारा कौन सा हार्मोन स्रावित करती है। मध्य पीयूष ग्रंथि होगी, फिर हमारा हो गया पश्च पीयूष ग्रंथि, पश्च पीयूष ग्रंथि। ठीक है भैया, पश्च पीयूष ग्रंथि हो गई। चलो भैया अच्छी बात है, हार्मोन तो हम देख लेंगे, तीन हिस्से तो हमने देख ही लिया, हम नाम भी जान रहे हैं, इसे पार्स डिस्टेलिस, इसे पार्स इंटरमीडिया, इसे पार्स नर्वोसा बोलते हैं। अच्छी बात है। अब हम देखें कौन कौन से हार्मोन स्रावित करती है। तो अग्र लोब आप पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो हमारे यहाँ ग्रोथ हार्मोन, क्या भैया, ग्रोथ हार्मोन, GH नाम से देते हैं, इसे सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन भी बोलते हैं, GH या सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, STH भी बोलते हैं, लिख लेंगे कहीं, STH भी बोलते हैं, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन भी बोलते हैं। सबके कार्य हम जानेंगे अलग से, पहले हार्मोन को हम देख लें कौन कौन से पाए जाते हैं। तो पहला हमारे यहाँ ग्रोथ हार्मोन है, दूसरा हमारे भैया TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ा ध्यान समझिएगा, TSH बोलते हैं। जब मान लो जो हमारे हाइपोथैलेमस को मन करता होगा कि थायराइड के सिक्रीशन को बढ़वाना है तो TSH RH रिलीज करता होगा, थायरोट्रॉपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। जब रुकवाना होता है तो TSH IF रिलीज कराता होगा। तो दो हार्मोन हो गए हाइपोथैलेमस के, ग्रोथ हार्मोन रिलीज कराना होता है तो STH RH, STH IH। ठीक है, ऐसे हार्मोन का नाम लिख देते हैं। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया। तीसरा हार्मोन हमारे यहाँ होता है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन, देखेंगे इसे PRL भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, PRL। ये हमारे मिल्क प्रोडक्शन के लिए देखेंगे, मेमरी ग्लैंड पे काम करेगा। फिर हमारे यहाँ होता है क्या भैया, ACTH, एडिनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन। कहीं ना कहीं हमारे एड्रेनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है, ACTH भी बोलते हैं इसे, ACTH।
FSH, ठीक है। फिर हमारे यहाँ FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुटकीय परिवर्धन हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये 6 हार्मोन जो है हमारे अग्र पिट्यूटरी ग्लैंड से यानी एंटीरियर पिट्यूटरी से स्रावित होते हैं, ठीक है। ये 6 हार्मोन। फिर हमारे यहाँ क्या है, मध्य पीयूष ग्रंथि आएगा। मध्य पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, तो MSH, MSH इसको बोलते हैं मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। केवल नाम बता रहे हैं, अभी काम देखेंगे कि करके। मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे MSH भी बोलते हैं, MSH भी बोलते हैं। हमारे मध्य लोब से यही एक हार्मोन स्रावित होता है। फिर आए अगर हम पश्च लोब में, पीछे वाले लोब में है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से, तो हमारे यहाँ 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। ADH जिसे कि बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक, जिसको कि हम ऑलरेडी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और उसके एलिमिनेशन में बता चुके हैं। ADH या वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, क्योंकि ब्लड वेसल्स के संकुचन में मदद करता है। और दूसरा हमारे यहाँ है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। तो इतने हार्मोन्स जो हैं हमारे यहाँ पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। इनका एक एक करके हम कार्य का भी जिक्र करेंगे, लेकिन पहला मेरा मानना है कि इतने तक आप रिवाइज कर लें। इतने तक रिवाइज कर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि हम जल्दी जल्दी आगे निकल जाएं और आपका हो जाए बैकलॉग, क्योंकि हम पढ़ा ही आपके लिए रहे हैं। तो आप किसी तरह से पीछे हों, हमें अच्छा नहीं लगेगा, किसी तरह से भी पीछे हों तो इतना रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, इतना अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा एकदम मस्त तरीके से। अभी आपको जैसे ही लेक्चर मिलेगा उसके बाद टेलीग्राम पे आपको नोट्स भी भेज दूंगा, ताकि आप जल्दी से जल्दी एक बार रिवाइज कर सकें। फिर से मैं बता दूं, जो कक्षा 12वीं के छात्र हैं उनके लिए हम आगाज को ही थोड़ा सा और रिलोडेड मॉडल में और बेहतर मॉडल में तैयार कर रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे क्लास 12th के जो बोर्ड पे फोकस बच्चे हैं उनको, ठीक है, और यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि उनकी बोर्ड की प्रिपरेशन साथ साथ बेस्ट चलती रहे। और ये चलती ही रहेगी 11th की, तो दोनों को सिमुलेट करके वो नीट के लिए भी खुद को प्रिपेयर कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपने दोस्त भाई बहन जो भी होगा उसको बताओगे कि नहीं भैया बोर्ड में हो, कोई टेंशन नहीं, अब नीट अड्डा है आपके साथ, पीयूष सर हैं आपके साथ। थैंक यू, थैंक यू, ठीक है भैया, थैंक यू। चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।